अस्सलामुअलैकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं मरियम खलील। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, IMF प्रोग्राम के तहत सख्त इकदाम। पाकिस्तान में गुर्बत की शरह बढ़कर 28.8% हो गई। IMF प्रोग्राम के अलावा भी दीगर अवामिल गुर्बत में इजाफे की वजूहात करार। हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता 6 बरसों में IMF के 3 प्रोग्राम्स के तहत सख्त इकदाम उठाए गए। कोविड-19 के असरात, इजनास के सुपर साइकिल्स, महंगाई में इजाफा भी गुर्बत में इजाफे की वजूहात। कम GDP, 2 शदीद सैलाब और गंदम की सपोर्ट कीमतों को तर्क करना भी गुर्बत में इजाफे की वजह। गुज़श्ता 6 बरसों में मुल्क में गुर्बत की शरह में इजाफा हुआ। माली साल 2024 से 2025 में पाकिस्तान की 28.8% आबादी गुर्बत का शिकार हो गई। हुकाम इदारा शुमारियात के मुताबिक साल 2018 से 19 में गुर्बत की शरह 21.9% थी। गुज़श्ता 6 बरसों में इसमें तकरीबन 6.9% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड। सूबाई सतह पर भी गुर्बत के ग्राफ में तेजी देखी गई। गुर्बत से खास तौर पर पंजाब और सिंध शदीद मुतासिर हुए। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने पॉलिसी के अदम तसलसल को रोना वबा IMF प्रोग्रामों की गुर्बत में इजाफे की वजह करार दिया। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 7 साल में चारों सूबों में गुर्बत में इजाफा हुआ। 2018 के बाद गुर्बत के एदादो शुमार जारी नहीं किए गए थे। रुपए की कदर गिरने से महंगाई ने लोगों को बुरी तरह कुचला। उड़ान पाकिस्तान के तहत डिसिप्लिन के साथ एजेंडा फॉलो करना पड़ेगा। इसके बगैर गुर्बत खत्म करना मुमकिन नहीं। गुर्बत भी 7 सालों में बढ़ी है और मुआशी नाहमवारी भी बढ़ी है और ये इसके बहुत असरात हैं। और जैसे मैं आपसे कह रहा था कि एक तसलसल है जिसमें 4 साल की मुआशी बदहाली जो 18 से 22 तक क्रैश की हमारी GDP ग्रोथ रेट, उसके बाद गैर जिम्मेदाराना मुआशी पॉलिसियाँ जिनके नतीजे में कंजम्पशन और इम्पोर्ट लेड ग्रोथ को इख्तियार किया गया, जिसने हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर ख़त्म किए। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम अब बहुत डिसिप्लिन के साथ उस एजेंडे को फॉलो करें जो हमने पाकिस्तान की मुआशी बहाली के लिए मुतय्यन किया है। बिजली और गैस के टैरिफ निज़ाम में बड़ी तब्दीली की तैयारी। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली और गैस पर सब्सिडीज अब इस्तेमाल नहीं, आमदन देखकर मिलेगी। पावर डिवीजन ने टैरिफ के नए मॉडल पर काम शुरू कर दिया। बिजली के इस्तेमाल के बजाय आमदन की बुनियाद पर स्लेब सिस्टम मुतारिफ कराया जाए। नए मॉडल के जरिए सब्सिडीज रियायत का तयन घरेलू आमदनी की बुनियाद पर होगा। इस्लाहात को IMF से किए गए वादों की रोशनी में हतमी शक्ल दी जा रही है। 3 साल तवील मुद्दती सनती रियायती पैकेज के तहत 2 माह के एदादोशुमार जारी कर दिए गए। दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के दौरान सनती सार्फिन के लिए पैकेज के एदादोशुमार का जायजा जारी किया गया। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक 2 माह के दौरान 12 लाख से जायद सनती सार्फिन को कुल 12 अरब रुपए से जायद का फायदा हासिल हुआ। पैकेज से फायदा उठाने वाले 27 लाख से जायद सनती सार्फिन का 46% बनते हैं। पैकेज से छोटी बड़ी तमाम सनतों को सरप्लस बिजली के इस्तेमाल पर 10.3 रुपए फी यूनिट फायदा हुआ। तर्जुमान के मुताबिक 2 माह के दौरान सरप्लस पैकेज के तहत सनतों को 1176 मिलियन यूनिट्स फरोख्त किए गए। सरप्लस पैकेज के तहत दिसंबर 2025 में सनतों को बिजली की 557 मिलियन यूनिट्स फरोख्त किए गए। सरप्लस पैकेज से सनती सार्फिन को 5 अरब रुपए का फायदा पहुंचा। वफाकी आईनी अदालत ने तामीराती कामों पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का टैक्स लगाना कानूनी करार दे दिया। वफाकी आईनी अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट के खिलाफ अपीलें निपटा दी। जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। वफाकी आईनी अदालत ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट कवानीन को आईनी बुनियादों पर कलअदम करार नहीं दे सकती। 27वीं तरमीम के बाद आईनी तशरीह का इख्तियार मखसूस फॉर्म तक महदूद कर दिया गया। 27वीं तरमीम के बाद आईन तशरीह के लिए आईनी अदालत किसी भी अदालत या ट्रिब्यूनल से रिकॉर्ड तलब कर सकती है। खैबर पख्तूनख्वा सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2022 के शेड्यूल 2 का सीरियल नंबर 14 आयन के मुनाफी नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद सर्विसेज पर टैक्स लगाने का अख्तियार सूबों के पास है। वफाकी हुकूमत सिर्फ एशिया पर टैक्स लगा सकती है। एक्ट का सीरियल नंबर 14 तामीराती खिदमात पर टैक्स से मुतल्लिक है। इसमें एशिया शामिल नहीं है। किसी शहरी या कंपनी को एक ही चीज पर दोबारा टैक्स ना देना पड़े। मुआहदे मौजूद हैं। रेवेन्यू अथॉरिटी ऐसे असूल बनाए जिसमें ठेकेदार के कुल बजट को सर्विसेज और सामान में अलग अलग बांटा जाए। बानी PTI की सेहत से मुतल्लिक अहम पेशरफ।
बानी पीटीआई को इंजेक्शन लगाने के लिए अस्पताल लाया जाएगा। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने तस्दीक कर दी। बानी पीटीआई की आंख के इलाज के लिए इंजेक्शन लगाने का शेड्यूल भी सामने आ गया। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी के मुताबिक 25 जनवरी को पहला इंजेक्शन लगाया गया, दूसरा इंजेक्शन 25 फरवरी जबकि तीसरा इंजेक्शन 25 मार्च को लगाया जाएगा। तारिक फजल चौधरी का कहना है कि बानी पीटीआई को इंजेक्शन लगाने के लिए अस्पताल लाया जाएगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रुकन सिंध असम्बली राना शौकत को अपने ही रुकन असम्बली से जान का खतरा लाहक हो गया। सिंध असम्बली इजलास के दौरान राना शौकत ने ईवान से तहफ़्फ़ुज़ की अपील कर दी। वज़ीर दाखिला ज़ियाल नज्जार ने सिक्योरिटी देने का ऐलान किया। स्पीकर ने मुतल्लिका SSP और SHO को सिंध असम्बली तलब किया और रुकन असम्बली इंजीनियरिंग उस्मान की रुकनीत भी मुअत्तल कर दी। तफसीलात आबदा खान की इस रिपोर्ट में। सूबाई वज़ीर सरदार शाह ने प्लानिंग कमीशन की जानिब से 78 लाख बच्चों के स्कूल से बाहर होने के आदाद-ओ-शुमार मुस्तरद कर दिए। सिंध असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए सैयद सरदार शाह ने कहा, इस वक्त सूबे में 60 लाख बच्चे स्कूलों में जेर तालीम है। हर साल 18 लाख बच्चे पैदा होते हैं और सूबे को सालाना 9000 नए क्लासरूम दरकार हैं। ये एमएनआर के पैसे हमने क्लब करके स्कूल स्पेसिफिक बजट में फर्नीचर के, एमएनआर के, रेगुलर बजट के क्लब करके हमने स्कूल को दिए। 305 स्कूल हमने कराची के इस वक्त जो है वो हमारे कुछ पे काम हो चुका है, कुछ पे काम चल रहा है। इजलास के दौरान MQM के रुकन सिंध असम्बली राना शौकत ने अपनी जान को लाहा खतरे से ऐवान को आगाह किया। उनका कहना था वो MQM खालिद मकबूल ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं और PSP ग्रुप के एक रुकन ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। उन्होंने मुतालबा किया कि असम्बली के अंदर ही उनकी FIR दर्ज की जाए। मुझे धमकी दी गई है कि आप बाहर निकले, हम तुझे देख लेंगे। Threats to me for dire consequences. सूबाई वजीर दाखिला ज़ियाल अंचार और सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने MQM के रुकन को सिक्योरिटी फराहम करने का ऐलान किया। शर्जील इनाम मेमन ने गवर्नर हाउस में मुनक़िदा तकरीब की भी मज़म्मत की। उस तकरीब में जो कि गवर्नर हाउस में हुई, जो नफरत अंगेज और लिसानी बुनियाद पर जो गुफ्तगू की गई है, जिस तरीके से तासुब पर मुबनी गुफ्तगू की है, उसकी हम शदीद अल्फाज में मुज़म्मत करते हैं। स्पीकर अवैस कादिर शाह ने रूलिंग देते हुए मुतल्लिका SHO को तलब किया और जान से मारने की धमकी देने वाले रुकन सिंध असम्बली इंजीनियर उस्मान की रुकनीत मुअत्तल कर दी। मैं आपके मेंबर्स की मेंबरशिप क्यों ना सस्पेंड करूं जब उनका बिहेवियर ऐसा है इस हाउस में। मैं सेक्रेटरी असेंबली को भी डायरेक्ट कर रहा हूं कि कंसर्न SP और SHO को फौरन बुलाएं असेंबली। इजलास में शहीद बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना का तरमीमी बिल और सिंध लैंड रेवेन्यू तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया गया। PTI के साथ कोई डील या ढील नहीं हो रही। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ ने बानी PTI से डील या ढील की खबरों की तरदीद कर दी। कहा बानी को बैरून मुल्क या बनी गाला मुंतकिल करने की कहीं कोई गुफ्तगू नहीं हुई। मुमकिन है सहूलतों के हवाले से बानी PTI को अप्रोच किया हुआ। ख्वाजा आसिफ ने कहा, डील की बातें करके ये अपनी दुकान खुली रखना चाहते हैं। डील की बातें करके PTI के लोगों को आसरा तो देना है। उन लोगों को वतन अजीज है या एक शख्स वतन को दवाम है, किसी भी फर्द वाहिद को दवाम नहीं। हम यहाँ से चले जाएंगे मगर वतन ता कयामत कायम रहेगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की नौकरी खतरे में है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने नौकरी बचाने के लिए रिहाई फोर्स का ऐलान किया। वजीर आला के नौकरी पक्की करने पर आपको एतराज नहीं होना चाहिए। वजीर आला के ऐलान करदा रिहाई फोर्स गैर आइनी और गैर कानूनी है। वेलकम बैक। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन के हमरा वफाकी दारुल हुकूमत के रमजान बाजारों का दौरा। शहरियों को फराहम की जाने वाली एशिया खुर्दोनोश की कीमतों, मयार और इंतजामी सहूलियात का जायजा लिया। वफाकी वजीर ने बाजारों में स्टॉल्स का दौरा किया और फलों, सब्जियों समेत दीगर ज़रूरी एशिया की क्वालिटी और रेट लिस्ट को खुद चेक किया। उन्होंने खरीदारों से मुकालमा भी किया। शहरियों ने एशिया की दस्तयाबी और कीमतों पर इत्मीनान का इजहार किया। शहर भर में मजबूई तौर पर 7 मकामात पर सस्ते रमजान बाजार कायम किए गए हैं। वफाकी वजीर ने बाजारों में पार्किंग, सफाई सुथराई और सिक्योरिटी के इंतजामात का भी जायजा लिया। साहबजादा हामिद रजा की जेल मुलाकात का दिन, इत्तेहाद रहनुमा गायब रहे। साहबजादा हामिद रजा के एक्स अकाउंट पर जारी पोस्ट में बताया गया है कि जेल में 111 दिन गुजार चुके हैं। आज इनकी मुलाकात के दिन कोई इत्तेहादी रहनुमा इनसे मुलाकात के लिए नहीं पहुंचा, जिस पर सियासी हलकों और हामियों में शदीद तफशीश पैदा हुई है। सेनेटर सहर कामरान, हिना परवेज भट्ट और बैरिस्टर अकील मलिक ने इस रवैये को तहरीक इंसाफ की शख्सी परस्ती का नतीजा करार दिया। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि पार्टी में रफाकत और सियासी कुर्बानी की कोई अहमियत नहीं और तमाम फैसले सिर्फ बानी के मफादात के गिर्द मरकूज हैं।
पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात और इत्तेहादी रहनुमाओं को नज़रअंदाज करना तहरीक इंसाफ के यकतरफा क़यादत के मसले का आगाज़ है, जबकि हामियों का एतमाद मुतज़लज़ल हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई के खिलाफ हर्जाना केस। अदालत ने पीटीआई की दरख्वास्त पर ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केस को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि दूसरी तरफ से आज कोई नहीं आया। जस्टिस आयशा मलिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तना जारी किया। शहबाज शरीफ ने बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए के हर्जाने का दावा किया हुआ है। ट्रायल कोर्ट ने बानी पीटीआई के दफा का हक खत्म कर दिया। ट्रायल कोर्ट में केस शहादतों पर पहुंचा हुआ है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि इस मुकदमे में मेरा इख्तलाफी नोट है। 2 जज साहिबान ने हक दिफा खत्म करने के फैसले को दुरुस्त करार दिया। जस्टिस हाशिम काकर ने कहा कि कितने अरब हर्जाने का दावा है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने हक दिफा खत्म करने से पहले 2 तारीखों पर बानी का जख्मी होना तस्लीम किया। जख्मी होना तस्लीम करने के बाद हक दिफा कैसे खत्म किया जा सकता है? हम मुकदमे में दूसरे फरीक को नोटिस कर रहे हैं। बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस का मामला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के CFO सिराज अहमद और निजी बैंक के मुलाजिम फैसल काजी भी शामिल तफ्तीश हुए। FIA की जानिब से 2 नए मुल्ज़िमान के बाद चालान दोबारा से बनाने का फैसला कर लिया गया। बैंकिंग अदालत के जज अब्दुल गफूर काकर ने केस पर समाअत की। अदालत ने 5 मार्च तक बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ मुकम्मल चालान करवाने की हिदायत दे दी। मुल्ज़िमान सिराज अहमद और फैसल काजी की उबूरी जमानत 5 मार्च तक मंजूर कर ली गई। वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।